नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन नामक जो पाठ है वह पढ़ाने जा रही हूँ। आपके साथ यह मेरा क्लास 9वीं श्रेणी में पहला क्लास है। तो यह जो कहानी है यह महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक यही कहना चाहते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाना कितना आवश्यक कार्य है। हमारे पुराने ग्रंथों में भी यही कहा गया कि शिक्षा जो है इसमें कोई भेदाभेद नहीं होना चाहिए, दोनों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। पर जो पंडित लोग हुआ करते थे वे लोग यही चाहते थे कि स्त्री लोगों को पढ़ाया ना जाए। तो जो पुराने पंथी लोग हैं वे चाहते थे कि यदि स्त्री लोगों को पढ़ा दिया जाए तो वे क्या है पुरुषों से ऊपर उठ जाएंगे। इसीलिए क्या है उन्हें दबा कर रखना चाहते थे और स्त्रियों को पढ़ने से दूर रखा जाता था। पर इसका वे खंडन करते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं वे कहते हैं स्त्रियों को पढ़ाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वे ही रीढ़ की हड्डी होती, घर की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। क्योंकि यदि माँ पढ़ी लिखी नहीं होगी तो वह अपने संतान को भला क्या सिखाएगी। तो एक बच्चा जो है अपनी पाठशाला हम कह सकते हैं शुरुआत जो है वह अपने माँ से ही सीखता है। इसीलिए महावीर जी कहते हैं स्त्रियों को पढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। जो लोग यह मानते हैं कोई कि स्त्रियों को पढ़ाने से वह समाज में सर्वनाश हो सकता है, गृह सुख का नाश हो सकता है, ऐसे मनुष्य को धिक्कारा है। ठीक है, तो इसी पाठ को हम पढ़ेंगे, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। इसका मैं डिटेल पढ़ाने जा रही हूँ। इसके लिए आप लोग देखो, ये जो पाठ है पृष्ठ संख्या आप लोग 31 खोलिएगा। पेज 31 है, पेज 31 खोलिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, बड़े शोक की बात है। तो लेखक कहते हैं ये बहुत ही दुख की बात है कि स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था पहले, और यहाँ तक आज भी जो है ना कई समाज में ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं स्त्रियों को पढ़ाना यानी वह समाज के लिए हितकारी नहीं है, क्योंकि वे अगर पढ़ लिख गई तो आगे बढ़ जाएंगी। तो आजकल देखो, आजकल के ज़माने में स्त्रियों को समान बराबर अधिकार मिल रहा है। वे पढ़ लिख कर डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, यहाँ तक पायलट बन रही है, हर क्षेत्र में वे आगे हैं। इसीलिए लेखक इसका खंडन करते हैं। जो लोग स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं उनका खंडन करते हुए वे कहते हैं कि बड़े शोक की बात है, आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके और गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। तो आजकल भी ऐसे लोग हैं समाज में जो लोग सोचते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाने से घर का सर्वनाश होगा। और लोग भी ऐसे वैसे नहीं, सुशिक्षित लोग, ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों और शायद कॉलेजों में भी शिक्षा पाई है, जो धर्म शास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से परिचय रखते हैं और जिनका पेशा कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना, कुमार्गगामियों को सुमार्गगामी बनाना और अधार्मिकों को धर्म तत्व समझाना है। उनकी दलीलें सुन लीजिए। ऐसे सिर्फ ऐसे नहीं है कि जो लोग अपढ़ हैं, पर ऐसे पढ़े लिखे सुशिक्षित लोग भी ऐसे हैं समाज में। ऐसे कुछ लोग हैं जो मतलब स्त्रियों को का पढ़ना उन लोग हितकारी नहीं समझते हैं। वे समझते हैं कि ये लोग जो हैं समाज में उनका बुरा होगा अगर वे पढ़ लिख गई। तो देखो यहाँ पे 3 तथ्य लेखक ने दिया है। पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों को अपड़ों की भाषा में बातें कराई गई है। यहाँ तक जो संस्कृत के नाटक हैं, पुराने नाटक है, वहाँ पे कुलीन स्त्रियों को मतलब पढ़ी लिखी मतलब अच्छे घराने की जो औरतें हैं उनको भी अपड़ों की भाषा में ही बातें करते हुए दिखाया गया है। इससे प्रमाणित है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल न थी। होती तो इतिहास पुराणवादी में उनको पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली ज़रूर लिखी मिलती। तो यदि होती, उस ज़माने में स्त्रियों को पढ़ाया जाता तो ज़रूर किताबों में उनके बारे में मेंशन रहता, पर वहाँ पर कहीं भी
नहीं है। पुराने जितने भी कविताएं हैं, नाटक हैं, तो वहाँ पर कहीं भी स्त्रियों को पढ़ाया हुआ नहीं दिखाया गया। उनके साथ वो जो बातें करते हैं वे बोलचाल की भाषा में ही दिखाया गया है। स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। शकुंतला इतना कम पढ़ी थी कि गवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकी थी। यहाँ तक शकुंतला जो है, जब वह राजा दुष्यंत के ऊपर क्रोधित हो जाती है तो उन्होंने जो श्लोक लिखा था वो भी क्या है, अपड़ों की भाषा में ही लिखी थी। इस पर भी उसकी इस इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। तो वो कम पढ़ी लिखी थी, तो उसी में उसने जो कटु वचन बोले थे तो वही विख्यात हो गया था। तीसरा तर्क उन्होंने दिया, जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अपड़ों की भाषा थी। अतएव नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, अपड़ गवारों की भी भाषा पढ़ाना स्त्रियों का बर्बाद करना है। तो उस ज़माने में क्या कहते थे कि यदि स्त्रियां पढ़ लिख जाती हैं तो वह न गवारा था। तो यहाँ तक सिर्फ बोलचाल की नहीं, एकदम अपड़ों की भाषा के द्वारा ही शकुंतला ने श्लोक रचा था। इस तरह की दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर उपेक्षा ही है। तथापि हम 2-4 बातें लिख देते हैं। नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अपड़ होने का प्रमाण नहीं। यदि नाटकों में मतलब क्या है, अगर कहीं अपड़ों की भाषा लिखी जाती है तो उसको हम गवारा नहीं बोल सकते, क्योंकि प्राकृत जो भाषा है उस समय बोलचाल की भाषा हुआ करती थी और इसको हम गवारों की भाषा हम नहीं कह सकते। अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत न बोल सकती थी। सिर्फ इतना ही है कि वे संस्कृत नहीं बोल सकती थी। संस्कृत न बोल सकना न अपड़ होने का सबूत है और न गवार होने का। तो उस ज़माने में, पुराने ज़माने में क्या है ना, संस्कृत को ही पंडितों की भाषा कहा जाता था। मतलब संस्कृत को ही मतलब नाटकों की भाषा समझा जाता था। मतलब उसी को पढ़े लिखों की भाषा समझी जाती थी। और जो लोग प्राकृत में लिखते थे या बोलचाल की भाषा, मतलब प्राकृत यानी बोलचाल की भाषा, उसको मान्यता नहीं मिली जाती थी। तो सिर्फ संस्कृत को ही मिलती थी। इसलिए कहा गया है कि जो लोग अपड़ की भाषा में मतलब प्राकृत भाषा में लिखते थे तो उनको कोई मान्यता नहीं मिलती थी। अच्छा, तो उत्तर रामचरित्र में ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? तो फिर उस समय क्या है, पढ़ी लिखी जो पंडित लोग हुआ करते थे वे लोग भला क्या भाषा बोलती थी? तो क्या उनको गवारा कहा जा सकता था? उनकी संस्कृत क्या कोई गवारी संस्कृत थी? भवभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हैं उस जमाने में स्त्रियों का समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था। तो उस जमाने में देखो, भवभूति के समय उस जमाने में सभी तो संस्कृत में ही बातें करते थे। जो पंडित हुआ करते थे, पढ़े लिखे हुआ करते थे, तो इसीलिए उन्हें मान्यता मिली। इसका प्रमाण पहले कोई दे ले तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अपना बताने का साहस करे। इसका क्या सबूत कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत ना थी? इसका भला क्या सबूत है कि शायद उस जमाने में बोलचाल की भाषा शायद प्राकृत ही हो? तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाकी जो है मैं आपको पार्ट 2 में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।